नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। यूपीएससी सीएससी 2021 का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में देश की सबसे बड़ी परीक्षा में लड़कियों ने गदर काट दिया है। जो टॉप 3 की जो प्लेस है वहां पे लड़कियों का ही स्थान है। तो आज हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं गांव देहात मुलाकात में। हमारे साथ सुल्तानपुर की आरिबा नुमान जी हैं जिनका 109वीं रैंक है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज आप अपने गृह जनपद आई हैं, होम टाउन कहते हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो सिटी, उसके बाद फिर सुल्तानपुर वापस आना, पढ़ाई के लिए गांव देहात छोड़ के आप दिल्ली गई। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से आपका स्वागत हुआ है? सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज यहाँ पे सुबह मैं आई हूँ और वहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी। मेरे घर के लोग थे, मिलने जुलने वाले लोग थे, काफ़ी मीडिया थी। फिर तब से ये चले ही जा रहा है, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। एक आम क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, पढ़ाई कैसी हुई, तो गांव देहात के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपके प्लान थे, कैसी तैयारियां थी? देखिए, मैंने इस एग्ज़ाम को, ये एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, जो कहते हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट है पूरे कंट्री का। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप ये नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इस एग्ज़ाम को समझा कि ये क्या है, क्या डिमांड करता है, क्या क्वालिटीज़ चाहता है हमसे। तो इस एग्ज़ाम को अगर हम 3 पार्ट्स में देखें, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो तीनों में आपको कुछ अलग डिमांड है उसकी, कुछ अलग क्वालिटीज़ चाहिए हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। तो मैंने हर दिन का प्लान बनाया और इसमें मेरा सपोर्ट दिया मेरे मेंटोर मिस्टर प्रमोद कुमार, जो एसडीएम थे उस टाइम पे सुल्तानपुर। हाँ, मिस्टर प्रमोद पांडे। तो उन्होंने बहुत मेरी मदद की गाइडेंस में कि मुझे किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो सिलेबस को समझा, मेंस के सिलेबस को समझा कि जीएस 1, 2, 3, 4 या एसए या ऑप्शनल जो भी है उसमें क्या डिमांड है, क्या क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स हैं। और मैंने न्यूज़पेपर डे 1 से पढ़ना शुरू कर दिया जब से मैंने डिसाइड किया। तो जब हम एनालाइज़ करते हैं कि सिलेबस क्या है, तो वो रिफ्लेक्ट होने लगता है कि आपका न्यूज़पेपर किस तरह से रेलेवेंट है उस सिलेबस को कवर करने के लिए। न्यूज़पेपर्स में आप हिंदी मीडियम तो आपको था नहीं, आपका इंग्लिश मीडियम था। कौन से पेपर को आप ज़्यादा जो है प्राथमिकता देती थी, प्रायोरिटी? मैंने इस पूरे प्रेपरेशन में सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ा है, द हिंदू। जी, मैंने वही पढ़ा है और आई थिंक वो बहुत सफिशिएंट न्यूज़पेपर है। बाकी आप खुद चॉइस कर सकते हैं, पढ़ के आप देख सकते हैं आपको क्या लैंग्वेज बेटर लग रही है। तो मेरे लिए द हिंदू सबसे बेस्ट था। एक और भी धारणा है कि अगर आप सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी, आपको 18 घंटे पढ़ना होगा, ऐसा लोग मानते हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि 24 घंटे में 18 घंटे आप पढ़ती ही थी? ये तो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि वो 24 में 18 घंटे पढ़ नहीं सकता है। फिर भी कितना समय आप अपने इस टारगेट को लेकर कितना समय देती थी? देखिए, मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ों में बिलीव करती हूँ। मैं बहुत रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाती थी अपना। मेरा ये होता था कि मुझे टारगेट्स बनाने हैं और डेली अपने एवरेज को पुश करना है। अगर मैंने आज सोचा कि मैं लक्ष्मीकांत के कुछ 4 चैप्टर पढ़ूंगी, तो मैं नेक्स्ट डे उसको 6 करूंगी। तो मैं इस तरह से अपने एवरेज को पुश करती थी और मैं घंटों में बिलीव नहीं करती हूँ। तो वो घंटा कभी 2 भी हो सकता था, कभी 14 भी हो सकता था। और इन एवरेज मैंने हर दिन 7-8 घंटे तो पढ़ा ही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको डेली बेसिस पे बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको स्टैटिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। तो ये सब टोटल मिला के ऑन एन एवरेज 7 घंटे तो आपको डेली देने होंगे। अभी जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि यूपीएससी की इस रिज़ल्ट में जो टॉप 3 में लड़कियां हैं, उसके बावजूद भी सुल्तानपुर में आप अकेली हैं। तो कहाँ कुछ लगता है कि लड़कियां जो है टॉप में तो आ रही हैं, लेकिन जो हमारा ग्रामीण भारत है, क्योंकि जो भारत है वो असली गांव में ही बसता है। आप भी यहीं से थी, उसके बाद तैयारी करने के लिए आप दिल्ली गई, पढ़ाई करने के लिए आप दिल्ली गई। तो क्या कुछ अभी आपको नज़र आता है सुल्तानपुर में, क्या स्थितियां हैं यहाँ पे, क्या कितना कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, सिचुएशन सुल्तानपुर में बदल तो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ से रैंक 3 मिस प्रतिभा वर्मा थी। तो सुल्तानपुर में लड़कियों का चयन बढ़ा है, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो हमें जो रूरल एरियाज़ हैं स्पेशली, वहाँ पे हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हर एक पेरेंट को, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगी, हर एक माँ बाप, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में डे 1 से आज तक, आप सब अपने बच्चों का सपोर्ट करिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। प्लीज़ उसमें भेदभाव मत करिए, क्योंकि आज मैं एक लड़की होकर मैंने ये मुकाम हासिल किया है। तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी फील्ड में कर सकती हैं। आप प्लीज़ उन्हें आगे बढ़ने दें, पढ़ने दें। और जैसा रिज़ल्ट मैं लाई हूँ, आई विश कि वो हर घर में हो वैसा रिज़ल्ट।
कुछ और भी रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, लोग ये भी, जैसे हम लोग भी वीडियो देखते हैं तो उसमें ये ऐसा पूछा जाता है कि आप कितने स्टेयर्स चढ़ के आए हैं, या जो आपने शर्ट पहन रखी है इंटरव्यू में उसमें कितनी बटन है, तो ये सब क्या सच्चाई, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, मेरे साथ तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं हुए थे। मेरा काफ़ी सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और उत्तर प्रदेश, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीज़ों पे इंटरव्यू गया था। बट ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि आप कितने सीढ़ियाँ चढ़ के आए, ये आपका बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं और आपको एक अवेयर इंसान की तरह देखना चाहते हैं। आपसे वो सटीक आंसर नहीं चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन पे, ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। आपको नहीं पता अगर, तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड ऑफ द एग्जैक्ट नंबर्स बट आई कैन मेक अ गेस इफ़ यू अलाउ। तो हम गेस कर सकते हैं कि अगर वो विड्थ ज़्यादा थी उस स्टेयर्स की तो 10-12 होंगी, अगर वो खड़ा जीना था तो ज़्यादा होंगी। तो आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकते हैं वहाँ पे। कुछ और जानकारी ऐसा कुछ, जैसे इंटरव्यू का कुछ आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ था जो आप शेयर करना चाहती हैं? मैं पहली बात तो ये बोलूँगी कि इंटरव्यू से आप सेटिस्फाइड थी कि हाँ मेरा अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरा इंटरव्यू जब मैं दे के निकली तो मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि वो आधा घंटा कब चला गया मुझे समझ नहीं आया। पर मैं बाहर जब आई तो मुझे ये लगा कि मैंने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है, मुझसे जो पूछा गया वो मैंने अच्छा दिया। और मेरे मार्क्स भी 193 मार्क्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अच्छे मार्क्स हैं। तो उसे रिफ्लेक्ट भी होता है कि जो मैंने एनालाइज़ किया अपना इंटरव्यू वो अच्छा ही था। तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में मैम ने डाला। मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में रखा मुझे हर बोर्ड मेंबर में, ताकि मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी बाहर आ पाए। तो मुझे लगता है कि जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा, उनसे ज़्यादा नंबर आपके इंटरव्यू में हैं, उनके वो शायद 180 हैं, क्योंकि रिजल्ट मैंने भी देखा था तो आपके 193 हैं, तो इसका मतलब अच्छा गया था। जी, वो अच्छा गया था। वो एक्चुअली दिन पे डिपेंड करता है कि आप या एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ ये जैसे शुरुआत में आपकी पढ़ाई यहीं सुल्तानपुर में हुई, उसके बाद फिर मीडियम आपका हिंदी ही रहा होगा, इंग्लिश मीडियम? तो ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है यहाँ से हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा जाते हैं, तो लैंग्वेज कितना कुछ इफ़ेक्ट करता है यूपीएससी की तैयारी में? देखिए, लैंग्वेज आई एक्सेप्ट थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, क्योंकि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल हैं वो इंग्लिश में हैं। बट अगर आपने ये चीज़ ठान ली है ना, तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बार, क्योंकि हर साल टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस होते हैं हिंदी मीडियम से। और आपको अब तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं हिंदी में, बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो एक्सक्लूसिवली आपको हिंदी में पढ़ा रही हैं, बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, साइट्स हैं, वो हिंदी में हैं। तो अगर आपके अंदर ये सिंसेरिटी है और ये डेडिकेशन है, तो आई डोंट बिलीव कि लैंग्वेज इज़ अ बार। एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि ये जो कोचिंग संस्थान हैं, ये कितना कुछ मायने रखते हैं इस प्रकार की परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए? देखिए, मेरा बैकग्राउंड हमेशा से साइंस का रहा है और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ह्यूमैनिटीज़ है, जो सिलेबस है वो ह्यूमैनिटीज़ का है। तो मुझे ये लगता था कि कोचिंग मुझे हेल्प करेगी गाइडेंस में, तो इसलिए मैंने वाजीराम एंड रवि से क्लासेस ली थी। बट ऑब्वियसली उसने मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, पॉलिटी, ये सब मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ और इसका मैं श्रेय कोचिंग को दूंगी। बट इट इज़ नॉट द ओनली वे दैट यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। मैक्सिमम स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से करते हैं और इस एग्ज़ाम में आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका सिलेबस एक बार कवर हो गया तो आपको खुद में एनालाइज करना है, खुद आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद आपको एक अवेयर सिटीज़न बनना है। आपके अंदर खुद एक इंक्वायरी वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि और क्या और क्या और क्या। तो फिर उसमें फिर कोचिंग का रोल बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, फिर सब कुछ आपके ऊपर है, आप कैसे कर रहे हैं। जैसा कि हर कोई ये सवाल पूछता है कि आपकी सफलता का श्रेय क्या, किसको आप देना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि फैमिली तो होती ही है, इसके अलावा और कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आप बताना चाहती हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान था यहाँ तक के सफ़र में? फैमिली के अलावा मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। मैं अपनी रूममेट अपेक्षा को मैं क्रेडिट दूंगी, क्योंकि जो इस साल का मेंस था 2021 का मेंस, उसके पहले कुछ पर्सनल रीज़न से थोड़ा मेरा मेंटल स्टेट ठीक नहीं था और प्रेशर एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा था। तो मैं अपेक्षा के पास गई और मैंने बोला कि अपेक्षा आप लग रहे हैं नहीं होगा, और एग्ज़ाम को जस्ट 1 वीक था। अपेक्षा ने बोला कि अरिबा सब छोड़ दो, बस बैठ के नोट्स बनाती रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तुम्हारा टाइम भी निकल जाएगा और कुछ तो हो ही जाएगा। तो मैं अपेक्षा को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। उसके अलावा मेरे कुछ फ्रेंड्स मोना, वंदना, नेहा, वर्तिका, हिमानी, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे,
प्रज्ञा, इन सबको मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने हर तरह से मेरा सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड हैं अरबाब, मिस्टर अरबाब कामिल, इन्होंने भी मुझे बहुत चैलेंज देके ये एग्ज़ाम को बोला। इन्होंने हर बार ये देखा कि अरबाब तुम नहीं कर पा रही हो, अब तुमसे नहीं होगा, तो इसको मैंने चैलेंज लेके इस चीज़ को आगे बढ़ती गई मैं। और उसके अलावा मेरी जो कुक थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू शकुंतला आंटी, उन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ फूड इंश्योर किया कि मैं अच्छा खाना खाऊं, और उन्होंने बहुत दुआएं की मेरे लिए। तो हर एक इंसान जो मुझसे जुड़ा था आज तक, उसको मैं थैंक यू बोलूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी मुबारकबाद। तो आज गांव देहात मुलाकात की श्रृंखला में हमारे साथ हारिबा नुमान जी हैं, जिनका 109वीं रैंक आया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे और भी कैंडिडेट्स की जानकारी, क्या कुछ उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी, लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।